हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है थंबनेल, हम लोग अमाइनो एसिड और डाइसैकेराइड पे आए हुए कुछ प्रश्न 2020 के पेपर में जो पूछा गया था उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के साथ साथ इस अमाइनो एसिड और डाइसैकेराइड पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पढ़ेंगे जो कि नीट 2022 के एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये लेक्चर नीट 2022 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन फर्स्ट ये है, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स व्हाट। यानी सुक्रोज है, इसको हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया। जब सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करोगे तो इससे क्या टूट के निकलेगा, क्या बनेगा, यही सवाल आपसे पूछा गया है। इस सवाल को अटेम्प्ट करने से पहले चलिए हम लोग सुक्रोज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ें जो एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसी फैक्ट्स को पढ़ने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर वहीं पर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं सुक्रोज के बारे में। तो ये सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड का मतलब क्या है, इसमें दो मोनोमर होगा। कितना मोनोमर है इसमें, मोनोमर यहाँ पर दो है। कौन कौन सा लिख लीजिए कॉपी में। पहला मोनोमर है ग्लूकोज जो कि अल्फा डी ग्लूकोज है, और दूसरा मोनोमर इसमें जो है वह है फ्रुक्टोज, यानी बीटा डी फ्रुक्टोज और अल्फा डी ग्लूकोज, ये दो मोनोमर मिलके सुक्रोज को बनाता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सुक्रोज पर जब आप H+ एसिड डाल दीजिए या इस पर एंजाइम डालिए सुक्रेज, इस पर सुक्रेज नाम का एक एंजाइम डाल दीजिए, क्या होगा, ये सुक्रोज स्प्लिट हो जाएगा दो प्रोडक्ट में। पहला प्रोडक्ट है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा प्रोडक्ट है बीटा डी फ्रुक्टोज, और दोनों ही इक्वल अमाउंट में बनेगा। यानी अल्फा डी ग्लूकोज अगर 1 मोलर है तो बीटा डी फ्रुक्टोज भी 1 मोलर बनेगा। आ गई बात समझ में। कोई समस्या हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जवाब जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सुक्रोज को अगर देखिएगा, ओवरऑल इसके ऑप्टिकल रोटेशन को देखिएगा तो ये सुक्रोज डेक्स्ट्रा रोटेटरी है। डेक्स्ट्रा रोटेटरी का मतलब यह है कि ये जो सुक्रोज है, जब इस सुक्रोज को आप मोनोक्रोमैटिक लाइट से जब इसको पास कराएंगे तो ये क्या करेगा, ये डाइवर्ट द लाइट टू राइट डायरेक्शन, यानी दाहिने दिशा में लाइट को, डायरेक्शंस को ये डाइवर्ट कर देगा। इसलिए बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटाटोरी। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, कोई समस्या तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेशन है, ऑप्टिकल शो करता है। जब ये टूटेगा तो अल्फा डी ग्लूकोज जो है यह भी आपका डेक्स्ट्रो रोटेशन दिखाता है, जिसका दिया हुआ है वैल्यू +52.5 डिग्री। क्लियर हो गया, कोई समस्या तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार बीटा डी फ्रुक्टोज को देखोगे तो ये लीवो रोटेशन होता है, और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है -92.4 डिग्री। क्लियर हो गया, आई बात समझ में। अब क्या होगा कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज का जब इक्विमोलर मिक्सचर लोगे तो इस मिक्सचर को बोलते हैं इनवर्ट शुगर। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है 2022 के पेपर में, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो क्या पाएंगे कि लेफ्ट साइड में अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो अल्फा डी क्यों कहा, क्योंकि ये जो कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1, इस कार्बन नंबर 1 पर ये जो ऑक्सीजन ग्रुप जो है ये आपको
टू द डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, इसलिए इसको बोलते हैं अल्फा कन्फिगरेशन देते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सेंटर जो है, ये सेंटर आपका हेमी एसिटल सेंटर है। क्या ये हेमी एसिटल सेंटर है? इसी कारण से ये आपका बीटा डी फ्रुक्टोज के सेकंड कार्बन से ये रिएक्शंस किया है, तो यहां क्या बना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है कि जब दो कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर्स आपस में रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि एक मोनोमर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इधर से दूसरा मोनोमर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दोनों को जोड़ोगे तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। यहां तक समझ में आ रहा हो आशा करता हूं। और उसके बाद एक बॉन्ड बनता है, कार्बन ओ और कार्बन, ये एक बॉन्ड बनता है। इसी बॉन्ड को बोलते हैं ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड को बनाने में ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सुक्रोज पर इतना ही रहा फैक्ट्स, तो आपका जवाब आपको मिल चुका होगा। उसका आंसर क्या था? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ वापस, वहां टिक मार देते हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज, ऑप्शन 1 करेक्ट है, बाकी सारा ऑप्शंस इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? उसका जवाब इसके सॉल्यूशंस में मिल चुका है। क्लियर हो गया? आई बात समझ में? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर। ये सवाल है अमाइनो एसिड पे पूछा हुआ सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल क्या पूछा है? चारों ऑप्शंस दिया है, चारों में अमाइनो एसिड का नाम दिया गया है। आपको ढूंढना है कौन सा इसमें बेसिक अमाइनो एसिड है। अगेन इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले अमाइनो एसिड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ेंगे जो एग्जाम में आ सकता है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखो। इस स्ट्रक्चर को हम ठीक से ड्रॉ करें तो ये दिखता है स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का। देखो यहां पर एक कार्बन सेंटर है, क्लियर हो रहा है। इस कार्बन सेंटर से एक R ग्रुप अटैच है, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH, और चौथा है NH2 ग्रुप जिसको हम लोग एमिनो ग्रुप कहते हैं। इसको एमिनो ग्रुप कहते हैं और इसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया? ये जनरल स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। क्लियर हो गया? कोई समस्या तो नहीं है? अब देखो क्या करेंगे, अब इस अमाइनो एसिड को क्लासिफाई करेंगे। आपको याद होना चाहिए और ये याद कर लीजिए कि हमारे बॉडी में टोटल, या हमारे बुक में जो लिखा हुआ टोटल कितना है, टोटल 20 अमाइनो एसिड हमको पढ़ना है। 20 अमाइनो एसिड है जिसको डीएनए इनकोड करता है, उसी को पढ़ना है। क्लियर हो गया? उन 20 अमाइनो एसिड का ये रहा जनरल स्ट्रक्चर। क्या है ये? जनरल स्ट्रक्चर्स है। अब हम समझेंगे कि इस अमाइनो एसिड को क्लासिफाई कैसे करें। जरा ध्यान से स्क्रीन पे देखिए। इस अमाइनो एसिड में यहां जो H है ये फिक्स रहेगा, कार्बोक्सिल ग्रुप COH फिक्स रहेगा, NH2 अमीनो ग्रुप फिक्स रहेगा। तो बदलेगा क्या? R ग्रुप। दिस इज कॉल्ड R ग्रुप। इसी R ग्रुप को बदल दो, आपको डिफरेंट टाइप से अमाइनो एसिड मिल जाएगा। और जब बदलोगे तो क्या पाओगे कि टोटल 20 टाइप्स का क्या होता है? R ग्रुप होता है। उसी के आधार पर हम लोग अमाइनो एसिड को क्लासिफाई किए 3 भाग में। पहला देखिए, अगर किसी अमाइनो एसिड में COOH संख्या में ज्यादा है NH2 से तो वह हो जाएगा एसिडिक अमाइनो एसिड में। इन सबका एग्जांपल दिखाएंगे, डायग्राम भी दिखाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। पहले यहां बेसिक्स को समझ लीजिए। बेसिक अमाइनो एसिड कब कहेंगे? जब उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड में NH2 यानी एमीन ग्रुप की संख्या ज्यादा हो COOH से, तो इसको बेसिक अमाइनो एसिड के कैटेगरी में डाल देंगे। आ रहा है समझ में? मजा आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रल अमाइनो एसिड, जिस अमाइनो एसिड में COH की संख्या NH2 की संख्या के बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल अमाइनो एसिड। यहां तक क्लियर हो गया हो आशा करता हूं। अब चलते हैं इन तीनों अमाइनो एसिड के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। आइए, सबसे पहले एसिडिक अमाइनो एसिड जो समझाया था आपको आता हूं फिर से समझा। देखिए
एस्पार्टिक एसिड सबसे पहला अमाइनो एसिड जो एसिडिक है। कैसे? यहां देखिए एस्पार्टिक एसिड का डायग्राम यहां भी लगा रखा है और यहां देखिए लगा रखा है। तो यहां क्या है, अगर इन दोनों का स्ट्रक्चर को ढूंढेंगे तो देखिए सबसे पहले आप काउंट कीजिए कि कार्बोक्सिल ग्रुप कितना है। एक यहां है, एक यहां है, तो क्या हुआ, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया। और यहां एक NH3 ग्रुप है, या इसी को NH2 ग्रुप भी लिख सकते हो। तो आपने क्या पाया कि इसमें 2CO माइनस है, जो संख्या में ज्यादा है NH2 से, जो एक संख्या में है, इसलिए ये हुआ एसिडिक अमाइनो एसिड, प्रूफ हो गया ना। अब आइए सेकंड वाले ग्लूटामिक एसिड, इसमें भी क्या है, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है और मात्र एक एमिनो ग्रुप है। अगेन ये क्या हो गया, आपका ग्लूटामिक एसिड हो गया। और यहाँ जो एस्पार्टिक ग्रुप में ये दिखाया है, ये मैंने एनसीईआरटी किताब से लिया है। यहाँ जो दिया है CH2COH, ये और कुछ नहीं है, ये R ग्रुप है जो यहाँ लगा ना, ये दिस इज कॉल्ड R ग्रुप। ये R ग्रुप कहाँ है और ये R ग्रुप यहाँ है। क्लियर हो गया, याद रहेगा। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, यही दो क्या है, एसिडिक अमाइनो एसिड है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते चलिए। अब बात करते हैं बेसिक अमाइनो एसिड के बारे में। तो हमारे पास टोटल 3 बेसिक अमाइनो एसिड है, लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन। इन तीनों का R ग्रुप ड्रॉ किया गया है। क्या है, R ग्रुप को ड्रॉ कर दिया है। आइए अब NH2 की संख्या को काउंट करते हैं और प्रूफ करते हैं। लाइसिन की बात करोगे तो यहां देखो, एक NH2 यहां है, दूसरा NH2 यहां है, 2 NH2 हो गया, लेकिन मात्र एक CO है, इसलिए क्या हो गया, बेसिक अमाइनो एसिड। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर आर्जिनिन की बात करोगे फिर यहाँ वही बात है, एक NH2 ग्रुप, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। यहाँ 3 NH2 ग्रुप है और मात्र एक क्या है, CO माइनस ग्रुप है। इससे अगेन क्या हुआ, ये बेसिक अमाइनो एसिड हो गया। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हिस्टिडीन की बात करेंगे तो एक NH2 ग्रुप यहाँ है, दूसरा यहाँ है, अगेन यहाँ 2 NH2, एक CO है, CO माइनस, अगेन ये बेसिक अमाइनो एसिड हो गया। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ एक कोड बना सकते हैं, H फॉर हिस्टिडीन, A फॉर आर्जिनिन, L फॉर लाइसिन, हॉल, इससे भी याद कर सकते हैं आप। तो आपने देखा कि ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड 2 एसिडिक अमाइनो एसिड हो गया, 3 बेसिक अमाइनो एसिड हो गया। ये आपको समझ में आ गया, आप याद भी कर गए होंगे। अब क्या होगा कि इन 5 के अलावा जो बच गया वही आपका क्या है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। इसको याद ही नहीं करना है। क्यों याद नहीं करना है, जब भी क्वेश्चंस में आएगा कि इसमें कौन सा न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, सबसे पहले आप एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड को छांट लीजिएगा, जो बचेगा वही आपका न्यूट्रल अमाइनो एसिड होगा। इन सभी में देखेंगे तो इनके R ग्रुप को देखिए, कहीं भी आपको दिख रहा है COH, कहीं भी आपको COH नहीं दिखेगा, कहीं भी आपको COH नहीं दिख रहा है। तो यहां पर क्या है, COH का संख्या NH2 के बराबर है, इसलिए क्या हुआ, न्यूट्रल अमाइनो एसिड हो गया। आई बात समझ में, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब इस सवाल का जवाब हम अपने सवाल में ढूंढते आइए। और आपने अभी तक जान भी गया कि क्या आंसर होगा। आंसर क्या है आपका, आंसर आपका है लाइसिन। लाइसिन इज द बेसिक अमाइनो एसिड। टायरोसिन क्या है, न्यूट्रल है। सेरिन क्या है, न्यूट्रल है। एलेनिन क्या है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। क्लियर हो गया, कोई समस्या तो किसी को नहीं है, समाधान तो मैं बता दिया हूं, ठीक है, क्लियर। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। फिर हम मिलेंगे अगली बार 2019 के पेपर से रिलेटेड जितना सवाल आया हुआ है क्लास 11 और 12 के टॉपिक से, उसको फिर से हम डिस्कस करेंगे और आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। तब तक बाय, टेक केयर।